नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का विस्फोट हमारे देश में हुआ है। पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े आए हैं, 3 लाख को जिस तरह से पार लगातार दूसरे दिन किया है, वो बेहद चिंताजनक है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया में इतने आंकड़े एक दिन में सबसे ज्यादा अगर कहीं आए हैं तो वो हमारे देश में। दिल्ली में घटती ऑक्सीजन से सांसों के घुटने का खतरा लगातार बना हुआ है। कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई तब हो रही है जब वो कुछ घंटों या कुछ मिनटों के लिए ही वहां पर बची है। तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी बरकरार है, अभी भी खतरा है। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी है। राजधानी में ऑक्सीजन के टैंकरों को एस्कॉर्ट करती पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ रही हैं। दरअसल हर दूसरे घंटे किसी न किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का खतरा मंडराने लगता है। वहां भर्ती सैकड़ों मरीजों की सांसें अटकने लगती हैं। वेंटिलेटर के बंद होने का संकट पैदा हो जाता है। ऑक्सीजन की क्राइसिस से जो है वो जूझ रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि गंगाराम अस्पताल में महज 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। दिल्ली का सर गंगाराम अस्पताल हो या साकेत का मैक्स अस्पताल, देर रात से ही दोनों अस्पतालों ने गैस एजेंसी से लेकर सरकार तक को अल्टीमेटम दे दिया था। साफ कर दिया था कि उनके पास कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बाकी है। अचानक अफरा तफरी मची और जैसे तैसे ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा और जान में जान आई। फिलहाल ऑक्सीजन के जो ट्रक हैं वो अस्पतालों में धीरे धीरे पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले ही गंगाराम अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन का एक टैंकर जो है वो पहुंचा है। मैक्स साकेत में भी ऐसे ही संकट गहराया। अस्पताल ने ट्वीट किया कि उसके पास कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। ट्वीट करते ही जब सबको जानकारी लगी तो पूरा महकमा एक्शन में आया और उसके बाद 3 घंटे की ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको सुचारू करने की कोशिश भी लगातार जारी है। मरीजों की जान पर संकट पल पल बढ़ रहा था और तभी यहाँ भी ऑक्सीजन का टैंकर पहुँचा। किसने रोका था? हाँ, 3 जगह भरा था हमने। 3 जगह किसने रोका था? 3 जगह भरा था। 3 जगह भरा था। हाँ। यहाँ के कब लेके पहुँचे? यहाँ पे भी आधा घंटा पहले पहुँचे। तो आप देख लीजिए कि इस वक्त यहाँ पर ऑक्सीजन फिलिंग का काम चल रहा है। आईनेक्स एयर प्रोडक्ट जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर टैंकर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन अब भरी जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भारी तादाद की वजह से ऑक्सीजन की मांग 700 टन तक पहुंच गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आ रहा है। वहां से दिल्ली तक पहुंचने में देरी की वजह से सांसें अटकी हैं। वायुसेना को खाली टैंकर वापस ले जाने के काम में लगाया गया है। वहीं सड़क के रास्ते कई राज्यों की सीमा पार करने के बाद दिल्ली में टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। प्रधानमंत्री ने बैठक कर सप्लाई के समय में और कटौती की कोशिश की, मगर अब भी मुश्किल बरकरार है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ही राहत की उम्मीद है, जो फिलहाल लगातार बढ़ते ही जा रहा है। सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। हमारे साथ इस वक्त कई सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर DS राणा सर गंगाराम हॉस्पिटल से, डॉक्टर भारत गोपाल हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी और डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो स्थिति इस वक्त हमारे देश में है और खास तौर से राजधानी दिल्ली में है, उसको देखते हुए आप इसका आकलन किस तरह से करती हैं? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? डॉक्टर स्वाति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर भारत, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। ये जो स्थिति इस वक्त चल रही है, कुछ उम्मीद है इससे जल्द छुट्टी मिलने की, राहत मिलने की? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब तो ये बिल्कुल ही सत्य हो गया, क्योंकि उम्मीद पे ही
अब हम डॉक्टर्स फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी होप हमें नहीं दिखेगी तो अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज पिछले 1.5 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मोटिवेट करना अब कितना मुश्किल है वो हमें ही पता है। पर देखते हुए लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, आप देखिए कि कल भी 36% थी, हालांकि नंबर ऑफ टेस्ट कम थे, तो 36% किसी भी हिसाब से कम नहीं है। तो जब तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम नहीं आनी शुरू होगी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये संक्रमण जो है ये कम होगा। और तब तक हर रोज जितने नए पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, आप सोचिए अगर उसमें से केवल 10% को भी हमें बेड देने पड़े, तो इस वक्त ऑलरेडी कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो आगे हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल का समय है, और किसी ना किसी तरह करके हम सबको एक साथ मिल के अब ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर भरत, यही सबसे गंभीर समस्या है। अभी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों का आना लगातार जारी है। ऐसे में जो मरीज हैं, जो परिजन हैं, वो क्या करें? क्योंकि वो तो सीधे अस्पतालों की तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और 25 साल हो गए मुझे डॉक्टर बने हुए, और 25 साल में मैंने अपने आप को इतना कभी हेल्पलेस, अगर मैं वर्ड यूज करूं, नहीं देखा। क्योंकि बहुत बार हमने इस तरह की लड़ाइयां लड़ी, मरीज के लिए रोज लड़ना, उनकी जान बचाने के लिए कोशिश करना, ये तो हमारे लिए एक नॉर्म था, और किसी ना किसी तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लड़ते रहते थे। पर आज जब वो लोग हमें फोन करते हैं, कुछ लोग मुझे इमरजेंसी से टेलीकॉल करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें अंदर घुसवा दो, और जिन लोगों को मैं 10-10 साल से अस्थमा के लिए, सांस की बीमारियों के लिए देख रहा था, पर मुझे पता है अंदर कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ करें। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा हृदय कहाँ पे पहुंचता है। मतलब एक वक्त ये लगता है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे चाह कर भी। पर प्रॉब्लम यह है, शायद इसी को महामारी कहते हैं, कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है। बड़ी बड़ी कंट्रीज, हमसे भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, वो भी पिछले साल फेल हुए थे। हमने कहाँ चूक करी, हम कहाँ गिरे, क्या हुआ, ये तो अब समय ही बताएगा। इस वक्त मेरी सिर्फ एक अपील है कि बहुत लोग पैनिक करके भी अस्पताल आ रहे हैं, तो कृपा करके वो लोग नाम आए। बहुत लोग जबरदस्ती सीटी स्कैन्स करा रहे हैं। इस वक्त हर एक डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस हो, स्पेशलिस्ट हो, हर एक डॉक्टर को प्रोटोकॉल्स बिल्कुल क्लियर पता है। आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिए, पैनिक मत करिए, और हॉस्पिटल्स को ओवर क्राउड मत करिए। और आई थिंक अगर हम इतना भी करेंगे तो आप देखिए हम बहुत बहुत चीजों को सुधार लेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि तभी हम जो जेन्युइनली सिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल टोटल कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर भरत, ये बहुत अच्छी सलाह आपकी है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी डॉक्टर भरत हम लोगों की भी ये होती है कि आरटीपीसीआर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये होता है कि चलिए सिटी स्कैन करवा लें, कम से कम अगर अंदर कुछ इन्फेक्शन है तो पता चल जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सीटी स्कैन की इंडिकेशंस हैं। ठीक है सर हम डॉक्टर मनोज को शामिल कर लें, फिर आते हैं, क्योंकि 1 घंटा आपसे खूब बातें करेंगे। और वैसे भी धन्यवाद आपका, आप कार से हमारे साथ लाइव हुए हैं इस वक्त, आपने समय निकाला है। डॉक्टर मनोज, यही बात, अब ऐसे में जबकि महामारी है, अब ऐसे में जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया है, अब ऐसे में जबकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियां, देखिए ये ऑक्सीजन की सप्लाई एयरफोर्स के जरिए भी हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे देश में समस्या है, तो और इसलिए डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या करें वो लोग जो अचानक से पॉजिटिव होते हैं, अचानक से अस्पताल की तरफ भागते हैं? देखिए, मैं जो तमाम कोशिशें की जा रही है उसमें कोई शंका नहीं है कि लोग ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल बैड प्लानिंग की थी। आप याद करिए फरवरी 2020, उस समय हमने कहा कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है, बीसीजी लगने की वजह से नहीं हो रहा है। फरवरी 2021 में हमने कहा कि हमने विजय प्राप्त कर ली। तो ये चीजें जो मिसगाइड होती है, और जो इंडियन जुगाड़ है उसकी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसको बिल्कुल उसमें यकीन रखें। और सबसे ज्यादा जो साइंस पे आस्था अपनी जगह पे है, बट साइंस पे ज्यादा फोकस किया जाए। अब जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, उनको जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है वो तो घर में ही रह रहे हैं, और जो इनका जो है जस्टिफाइबल कंसर्न है
हमने अभी तक जितने कॉल्स हमें मिल रहे हैं उनसे सैचुरेशन ड्रॉप होने के बाद ही मिल रहे हैं। इस बार जनता ज्यादा जागरूक है, वो जान रही है कि 90 से ऊपर है सैचुरेशन तो हमें अस्पताल की तरफ नहीं भागना है। तो जो मैक्सिमम जो कॉल्स आ रहे हैं उनका जब ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तभी वो पैनिक कॉल करते हैं, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइबल है। कोई, मैं कहूँगा ये रियलिटी है, कोई ऐसा एग्जेगरेटेड कंसर्न या ये इस तरह की कोई बात नहीं है आम पब्लिक में। बट जब RT-PCR पॉजिटिव आता है तो उसमें 80% पेशेंट्स तो माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो वैसे लोगों से सही साहब मेरा ये है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग जो हैं डेली कंसल्ट करके जो दवाइयाँ, जो कॉमन दवाइयाँ हैं, कितनी प्रूवन है ये पता नहीं, बट डेफिनेटली जो हम लोग एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन और जिंक और ये विटामिन C की टैबलेट्स देते हैं, फीवर के लिए डोलो पैरासीटामोल देते हैं, वो अपने टेली कंसल्टेशन करके किसी भी फिजिशियन से वो स्टार्ट कर दें। और जहां भी ब्रेथलेसनेस, क्योंकि इस बार 50% लोगों में देखा गया है कि जो सिम्टम्स है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। HRCT का इंडिकेशन है, क्योंकि आप कैसे आप किसी पेशेंट को मना कर सकते हैं जो जिसमें RT-PCR की रिपोर्ट आने में 4 दिन लगती हैं, उनको नंबर 4-4 दिन के बाद मिल रहा है। तो जब उनका सिम्टम्स बिगड़े, अगर उनको ब्रेथलेसनेस होती है तो HRCT कराएं, इसमें कोई गलत नहीं है। और जहां भी जो भी सेंटर्स है वो पूरी तरह से कर रहे हैं और लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट को। इसके लिए मैं तमाम हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मनोज, लेकिन सच्चाई ये भी है ना डॉक्टर मनोज कि हॉस्पिटल्स में बेड ही नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स भी क्या करेंगे। लेकिन ऐसे में जो आम देश का हमारा नागरिक है, मरीज है और उसके परिजन है, उनका गुस्सा आप लोगों पे उतरता है, हॉस्पिटल्स पे उतरता है, सरकार पे तो है ही गुस्सा, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर स्वाति, ऐसी स्थिति में जब 3-3, 4-4 दिन में रिपोर्ट आ रही है RT-PCR की और आपको सिम्टम्स आ जाते हैं तो हम पैनिक होते हैं, और पैनिक होना कोई गलत है भी नहीं। सब अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता से प्यार करते हैं। क्या करें ऐसी स्थिति में डॉक्टर स्वाति, ताकि पैनिक भी ना हो, ब्रेथलेसनेस जो हो रही है उस पर भी काबू पाएं और ऑक्सीजन लेवल भी हम मेंटेन कर पाएं? बिल्कुल, देखिए जी, 2 बहुत जरूरी बात है। सबसे पहले किसी डॉक्टर से संपर्क में आना बहुत जरूरी है, जो आपको सही गाइडेंस दें कि कब आपको CT कराने की जरूरत है, कब ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, क्या ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं अगर आप RT-PCR का वेट कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप घर में 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान सा टेस्ट है। पहले अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करिए 6 मिनट, उसके बाद लगातार चलिए बिना रुके, उसके बाद दोबारा अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जा रहा है तब आपको चिंता की बात है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाए। अगर उससे ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब अगर आप घर पर है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन आप देख रहे हैं 92 आ रहा है, 93 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो पैनिक नहीं करिए। सबसे पहले उल्टे पेट के बल लेटिए, डीप ब्रीथ्स लीजिए, खूब गहरी गहरी सांसें लीजिए। उसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं, और अगर आप नेबुलाइजेशन ले सकते हैं तो उस समय पर नेबुलाइजेशन भी बहुत मदद करता है। और हम मैक्सिमम मरीज में आपको बताऊं, अगर नेबुलाइजर लेते हैं डॉक्टर स्वाति तो वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा देता है, क्योंकि जो नेबुलाइजर्स हम यूज करते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, तो जो लंग पे प्रेशर पड़ रहा होता है वो उसको थोड़ा रिलीव करता है, और इसलिए उस वक्त लोगों में डेफिनेटली हमने रिलीफ देखा और बेहतर होते हुए देखा है। लेकिन अब आपके घर में नेबुलाइजर तो नहीं होगा, आप हर वक्त तो नेबुलाइजर नहीं रखेंगे, इसीलिए आपका डॉक्टर से संपर्क करना और 6 मिनट वॉक टेस्ट करना जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयार रहें। डॉक्टर आपको पहले से बताएंगे कि आपको तैयार रखना चाहिए नेबुलाइजर या नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए लोग जो अपने आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई स्टेरॉइड शुरू कर रहा है, कोई अपने मन से दवाइयां शुरू कर रहा है तरह तरह की, ये बिल्कुल नहीं करें, और यही हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा घातक हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना या प्रयागराज, हर शहर की कहानी है। इलाज के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं, परिजनों के आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अस्पतालों में बेड खाली नहीं हैं, अब अस्पताल के बाहर इलाज करने की नौबत आ गई है। दिल्ली रो रही है, बिलख रही है, लोग अपनों की जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा, मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए,
कैसे वो बताओ ना, आईसीयू नहीं है ना। अरे यार, तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ, इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। मैं बाइक चला के रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थक गया इन लोगों को, मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। ये दिल्ली में कोरोना के हाहाकार की जीती जागती तस्वीर है। दिल्ली के तकरीबन हर अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। अब सड़क पर इलाज करने के हालात हैं। जहां तक नजर जाएगी मरीज ही मरीज नजर आएंगे। अस्पताल के भीतर अब बेड खाली नहीं, ऊपर से मरीजों की बाढ़ आ रही है। जब कोई रास्ता नहीं रहा तो अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। जीटीबी अस्पताल के बाहर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्ट्रेचर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं और डॉक्टर बाहर आकर इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कमोबेश यही हालात दिल्ली के हर अस्पताल का है। संकट सिर्फ अस्पतालों में बेड का नहीं है, सबसे बड़ा संकट कोरोना के मामलों में संजीवनी का काम करने वाली ऑक्सीजन का है। सर गंगाराम अस्पताल में 60 मरीजों की जान संकट में है। यही नहीं, 25 बेहद बीमार मरीज ऑक्सीजन के बिना 24 घंटे में दम तोड़ चुके हैं। ये दावा सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर ने किया है। उनके मुताबिक अस्पताल में महज 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। 1 टन ऑक्सीजन कल रात अस्पताल को मिला था, जो अब खत्म होने को है। वेंटिलेटर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस इमरजेंसी में ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने की मांग की जा रही है। इस मांग से पहले ही वायुसेना ने ऑक्सीजन सप्लाई में मदद शुरू कर दी है। 2 C-17 ने 2 खाली क्रायोजेनिक टैंकर और एक IL-76 विमान ने 1 खाली टैंकर को पानागढ़ पहुंचाया। इन तीनों कंटेनरों को भरने के बाद दिल्ली लाया जाएगा। विमानों में ऑक्सीजन से भरा कंटेनर लाना संभव नहीं, लेकिन विमानों से खाली कंटेनर को वापस ले जाने से एक तरफ का समय बच जाता है। इस बीच दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। क्या आम क्या खास, पूरी दिल्ली एक एक सांस के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है। जिंदगी और पूरी व्यवस्था अब भगवान भरोसे है। ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अपनों को खोने का दर्द जहां असहनीय हो चुका है, वहीं लखनऊ में सिस्टम की निर्ममता लोगों की जान ले रही है। पटना और प्रयागराज में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। ये लखनऊ के हालात हैं, जहाँ 61 साल के निर्मल की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। अस्पताल के बाहर घंटों तक उनका इलाज चला। लगातार हालत बिगड़ती गई। ऑक्सीजन लेवल 20 पर आ गया। एम्बुलेंस ड्राइवर हेल्पलाइन नंबर वालों से कहता रहा कि जब कमांडर सेंटर में बेड नहीं और वो भर्ती नहीं करते तो मरीज को यहाँ क्यों भेजा जाता है। PO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। इसी कहासुनी के बीच एम्बुलेंस में ही निर्मल की सांसें उखड़ गई और सिस्टम की बेहयाई पर गुस्सा चीत्कार बनकर फूट पड़ा। वहाँ लगा लो, यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे ना
उधर यूपी के प्रयागराज में अलग ही तस्वीर नजर आई। डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। डॉक्टर जहां मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मरीज के परिजन जमीन पर लहूलुहान लेटे हैं। इस झगड़े में सैकड़ों मरीजों की जान आफत में पड़ गई। लाख मनाने के बावजूद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म नहीं की। कि हम सुबह से 1 बजे से दौड़ रहे हैं, ये लोग सारे लोग मिलके मेरी मम्मी का जान ले लिया है। ये सब सारे लोग मिला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं। एक फ्लोर पे है तो बोल रहा है कि हम जाएंगे नहीं दूसरे फ्लोर पे। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। लेकिन कोई नहीं, वेंटिलेटर पर गया। देख लीजिए मेरी मम्मी को मार दिया सालों में। देख लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्टर की स्थिति नहीं है। ये इस अस्पताल में अकेली मौत नहीं है। परिजनों के मुताबिक 24 घंटे में 17 मरीज दम तोड़ चुके हैं। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस हंगामे के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। वहीं पटना के डीएम ने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा देने को कहा है। वहीं कोरोना से बढ़ते तनाव और हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते दबाव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। लखनऊ में आशीष श्रीवास्तव और प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना सिटी आज तक। पिछले 24 घंटों में अंदाजा लगाइए 3,32,000 को पार कर चुका है कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा, और मौत जो है वो 2100 से ज्यादा। ये आंकड़े बेहद डराते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मरीज परेशान है। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन दिल्ली की एक हम छोटी सी बात कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आप सभी चारों से बातचीत करेंगे। दिल्ली के अस्पतालों में संकट लगातार गहरा रहा है। बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। अस्पताल और मरीजों को भर्ती करने से साफ इनकार कर रहे हैं। लोग अस्पतालों के बाहर इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और ये तस्वीर डराती है। मेरी मदर को कोविड हो रखा है। 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो, उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो। मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर अभी कौन से हॉस्पिटल में आए थे आप? सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। मैं एम्स में से भी आया, लाल बहादुर शास्त्री में लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया जीबी पंत ने रेफर कर दिया लोकनायक जयप्रकाश। यहाँ का रहे बेड खाली नहीं है। यहाँ बाहर में मेरे मरीज भाभी माँ बैठी हुई है, मैं खड़ा हूँ। एडमिट किया, ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई है, ऑक्सीजन लगी है, लेटे हूँ, वो जा ही नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। बेड लेटे, लेटरिन पेशाब के लिए तरस रहे हैं वहाँ पे। हेल्पर नहीं, उनका कोई कुछ खोल के उनके मुंह में डाल दे। जो ऑक्सीजन निकालते हैं मुंह से, जो ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन लेवल नीचे पे पहुँच जाती है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। क्या ही बताया जा रहा है, तुम्हारे पास दवाई इंजेक्शन कुछ खत्म है, तुम हमें पर्ची बना के दे दो, हमें डॉक्टरों का नाम पता हो। दिल बैठ जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। ऐसी जब दर्द भरी दास्तां हम लोग सुनते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा, डॉक्टर भरत गोपाल, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर मनोज कुमार, आप सभी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा अजीब लगता है
बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है जब इस तरह से अपने देश के लोगों को हम लोग देखते हैं। डॉक्टर राणा, ये स्थिति इतनी बिगड़ कैसे गई और आपको लगता है कि जल्द ही ये सुधर जाएगी, और सुधर जाएगी तो कब तक? ये कैसे बिगड़ गई, ये भी सवाल बड़ा मुश्किल है। पर ये पता था कि सेकंड वेव आएगी, इतनी भयंकर तरीके से आएगी है, कैसे आएगी ये पता नहीं था किसी को। क्योंकि जब फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई तो उसके बाद लोगों की ढिलाई भी कर दी, लोगों ने सोशलाइजेशन करना शुरू कर दिए, फंक्शनों में जाना शुरू कर दिया, त्यौहार आए, उससे वो बढ़ गया। और जो वायरस है वो भी शायद म्यूटेंट है, बिकॉज म्यूटेशन की वजह से उसका संक्रमण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा इस बार यंगर लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, यंगर लोगों को भी बीमारी हो रही है, और इतनी ज़्यादा हो गई कि हॉस्पिटल के बेड शॉर्ट पड़ गए हैं। बड़ा दर्द भरा दृश्य हॉस्पिटलों के बाहर है, रोष आता है लोगों को देख कर क्या किया जाए, हम हेल्पलेस हो गए हैं। और अब सबसे बड़ी कठिनाई, बेड्स तो कम है ही हैं, पर जो ऑक्सीजन जो वाइटल है, ट्रीटमेंट है डिजीज के लिए, उसकी कमी 4 दिन से चल रही है। सरकार लड़ रही है, सरकार कुछ कर रही है, पूरे जोश लगा रही है सरकार भी। सर, गंगाराम हॉस्पिटल की स्थिति जरा बता दीजिए, क्योंकि कल खबर ही आई थी कि काफी मौतें हुई हैं वहां पर। कल और आज क्या स्थिति है सर? क्या आप नए मरीजों को भर्ती कर पा रहे हैं, या ऑक्सीजन की क्या स्थिति है आपके वहाँ? नहीं सर, नए मरीज तो हम रोज जो जितने बेड खाली होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, डेथ होते हैं, उसके बदले नए पेशेंट बढ़ते ही हैं। पर एट द एंड ऑफ डे सारे बेड भरे रहते हैं। एट ए गिवन टाइम जैसे ही कोई डिस्चार्ज हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, बेड खाली हो रहा है, तो नए पेशेंट बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं भर्ती के लिए। भर्ती तो हम किसी को इनकार नहीं कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले ये ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था कि हमारे हॉस्पिटल जब ऑक्सीजन कुछ घंटों की थी, तब हमने मुद्दा सरकार के साथ उठाया था, दिल्ली सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ उठाया था, फिर आप न्यूज़ चैनल के साथ भी हमने मुद्दा उठाया था। उसके बाद एटलीस्ट हमें ये बड़ी खुशी है कि हमारी अपनी दिल्ली की सरकार और केंद्रीय सरकार में सेंसिटिविटी आई है, वो उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री भी 3 दिन से लगातार कोई ना कोई मीटिंग कर ही रहे हैं जी, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी तक भी सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त हमारे पास 2 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। पर अभी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि थोड़ी हम और छोड़ जाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी छोड़ जाते हैं। अभी हमें आज वैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक परमिशन मिल गई है कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है 9000 से 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की, वो रोज हमें आईनॉस सप्लाई करती रहेगी। ये बहुत राहत की बात है सर। 11-12 से पहले नहीं आ सकते हैं। कोई बात नहीं सर, ये बहुत राहत की बात है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, और वो 2 घंटे बाद आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। हर रोज जितनी आपको जरूरत है उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये वाकई राहत की बात है। फोर्टिस हॉस्पिटल में क्या स्थिति है सर? डॉक्टर भरत जी, डॉक्टर भरत कुछ वहां का भी बता दीजिए। आपके सारे जितने दिल्ली एनसीआर में बेड्स तो सारे ऑलमोस्ट भरे ही हुए हैं हर जगह। और आप देखिए ऑक्सीजन की इश्यूज तो सब जगह है, क्योंकि पूरी जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी करी जा रही है, पर आप उतने ही पेशेंट्स ले पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता मुश्किल है। इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। सर, कल फोर्टिस से भी खबर आई थी कि 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास बाकी है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है आपके हॉस्पिटल्स में? वो सर ऐसा है कि देखिए सारी हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी आप इसको स्टोर जितना भी करेंगे, एक लिमिट है, ठीक है जी। और जितनी यूज हो रही है, क्योंकि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पिछले कुछ दिनों में इतनी बढ़ गई है, पेशेंट्स ज्यादा सीरियस हैं, पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी हुई है, तो इसीलिए ये हम सारे हॉस्पिटल्स ये चीज फेस कर रहे हैं कि हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे। और जैसे कि डॉक्टर राणा ने बताया कि जब तक गवर्नमेंट इस चीज को बैकएंड से क्लियर नहीं करेगी कि जितनी जल्दी जिसको जितनी जरूरत है वो एटलीस्ट सुविधा पूरी हो, तभी ये लड़ाई हम दूसरे फ्रंट पर लड़ पाएंगे। अगर डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को रिक्वायरमेंट्स को ही अरेंज करते रहेंगे, तो पेशेंट्स को देखना और उनके रखरखाव से टाइम हटके इन चीजों पे जा रहा है।
तो मेरी सबको यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये चीजें तो लॉजिस्टिक्स जो है वो अगर सरकार संभाल लेती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत होगी। ये बहुत बड़ी बात है सर, जाहिर सी बात है सर, आप लोग मरीजों पर ध्यान देंगे, उनका इलाज करेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे। डॉक्टर मनोज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या अब स्थिति सुधर गई है? मैक्स का आप बता सकते हैं हाल? नए मरीज ले रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी है, कोई राहत कल और आज, अगर हम कल से लेकर पिछले 24 घंटों में अभी तक की बात करें तो? अमूमन यहाँ भी वही हालत जो अन्य अस्पतालों में है, लिमिटेड सप्लाई है, बेड को बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन तो जैसा कि डॉक्टर राणा ने भी कहा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है कोविड का वो ऑक्सीजन है। जितनी भी जो दवाइयां हैं, रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमेब, ये सब इम्पैरिकल है और इसके ट्रायल्स जो है किया जा सकता है मॉर्टेलिटी कितनी कम बताएं, बट ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और ब्लड थिनर, इनॉक्सापैरिन या कोई भी ब्लड थिनर, ये तो माइल्ड की कॉर्नर स्टोन है थेरेपी का। तो ये चीजें नहीं मिलेगी तो एडमिशन मुश्किल होगा। इमरजेंसी में उसी तरह का बुरा हाल है, लोगों की वेटिंग लंबी होती है। हम लोग हर कुछ चाहते हैं कि हर को बेड मिले, हर को ट्रीटमेंट मिले, बट जो एक मजबूर हो जाते हैं। फेबी फ्लू की भी कल खबरें आई थी सर, वो भी नहीं मिल रही है अब। बहुत लोग जो होम में ट्रीटमेंट ले रहे हैं फेबी फ्लू हम लोग प्रेस्क्राइब कर देते हैं टेली कंसल्टेशन पे, तो वो इधर उधर भागते रहते हैं। बट अभी कल कुछ जगहों पे अवेलेबल हुआ था क्योंकि ओरल एंटीवायरल ये तो देना ही पड़ेगा अगर हम एडमिट करने के लाइक सक्षम नहीं है, ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है डॉक्टर मनोज, ठीक है सर। डॉक्टर स्वाति, ऐसी स्थिति में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसी स्थिति में जब पीएम कम से कम 10 राज्यों के सीएम्स के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमारे देश के 2-2, 3-3 घंटे की ऑक्सीजन बची है और उसके बाद वहां तुरंत सप्लाई की जा रही है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर स्वाति आपको लगता है कि कोई ऐसा सुझाव आपकी तरफ से कि हम घर में कम से कम अपने आप को ठीक कर पाएं, हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो और अस्पताल तभी जाएं जब बहुत जरूरी, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है डॉक्टर स्वाति? बिल्कुल, ये बात आपकी सबसे ठीक है क्योंकि जैसे ही कोविड रिपोर्ट हाथ में आती है हर कोई यही सोचता है कि बस अब हमें एडमिट होना होगा, अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एक अवेयरनेस अगर लोगों में आ जाए कि हम 85% लोगों को घर में ही ठीक कर पा रहे हैं, वो आसानी से घर में ट्रीटमेंट लेके ठीक हो रहे हैं, बहुत जरूरी है इस वक्त सब लोगों के लिए कि डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करें और लंग एक्सरसाइजेस करें। अगर आप शुरुआत से ही, जब से आपको पता चल रहा है कि कोविड पॉजिटिव है, बल्कि पहले से ही अगर हम सभी लोग लंग एक्सरसाइजेस करें, बलून्स फुलाइए, घर में टम्बलर्स में पानी भरकर उसमें गुड़ फुलफुले उठा सकते हैं आप, बहुत आसान तरीके हैं। मोमबत्तियों में 2 फीट दूर रख करके उनमें आग लगा, उसके बाद आप उसको बुझाइए, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप वैसे भी बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर के लोगों के लिए। अगर हम ये करें तो इससे जो है हमारा ऑक्सीजन लेवल लगातार बेहतर रहेगा, हम बेहतर लड़ पाएंगे इस लड़ाई को। और पैनिक नहीं करें, बिल्कुल पैनिक नहीं करें। आपको डॉक्टर बताएंगे कि क्या साइंस हैं जब आपको चिंता करने की जरूरत है और कब आपको नहीं। और एक और चीज जो मैं इन लोगों में देख रही हूँ वो ये है कि लोग घर पे 24 घंटे मास्क लगाकर रख रहे हैं और ऐसे में अक्सर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कई बार हम ये भी परेशानी देखते हैं, अगर आप अकेले रूम में हैं, अगर आप संपर्क में नहीं है तो उस वक्त मास्क मत लगाइए, उस वक्त आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से भी आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है। तो आप केवल मास्क तब लगाएं जब आपके सामने वाले से आपका संपर्क हो रहा है या आप उससे जो है कोई बात कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, तभी लगाने की जरूरत है, वरना बिल्कुल नहीं लगाने की। घर में बैठ के मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप वेल वेंटिलेटेड रूम में रहें, आपका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए रूम का, ताकि और लोगों को इससे संक्रमण ना पहुंचे। ठीक है, ये तो बस डॉक्टर स्वाति, ये बाकी आपके बहुत अच्छे सुझाव हैं, क्योंकि हम लोग इतना डर गए हैं कि अब एक नहीं दो मास्क लगा रहे हो, हमारे कई साथी तो 3-3 मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो ये डर है बाकी, घर में भी मास्क लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर मनोज हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, डॉक्टर राणा, डॉक्टर भरत, आप तीनों बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं। अगर कोई ऐसा इंतजाम करते हैं सर, जो मरीज बाहर आ रहे हैं, आपके वहां एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स का एक पैनल डिप्यूट करते हैं 2-3-4 का, कि कम से कम उनके फोन नंबर ले लें और उन्हें लगातार अगर आप लोग दवाइयां बताते रहें, एक्सरसाइज बताते रहें, उनको
कम से कम उनसे बात करते रहें तो बहुत अच्छी उनके लिए राहत हो जाएगी। ये एक निवेदन है सर और एक सुझाव है, अगर आप लोग ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत बुरी है, बदइंतजामी, सुस्ती, संवेदनहीनता की भरमार है। भोपाल में एम्स के बाहर बेड नहीं होने का नोटिस टांगकर अस्पताल ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से लोगों ने गुहार लगाई तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी। हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। दो क्यों, 4 खिला दिला दीजिए मंत्री जी, करे ही क्या बेचारा। इसकी माँ दमोह के इसी जिला अस्पताल में एक एक सांस के लिए जंग लड़ रही है। ऑक्सीजन की जरूरत है, माँ को मरते हुए देखना इसके लिए इतना कठिन है कि भाषा की मर्यादा नहीं रख पा रहा। खिला दीजिए दो। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी। हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के जिला चिकित्सालय कोविड सेंटर पहुंचे थे। जैसे ही पहुंचे, फरियादियों ने घेर लिया कि हुजूर, हमारा बाप मर रहा है, हमारा बेटा, हमारी माँ, बचा लीजिए उन्हें, एक एक सांस मुश्किल है। सर सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही, 36 घंटे हो चुके हैं। इन्होंने बात के सर 5 मिनट जिला सिलेंडर, 5 मिनट जिला। सर आप एक बार देखिए, कल रात से किसी को अटेंड नहीं किया, बेहोश डले मेरे पापा वहाँ। 32 में बताता कल एक सिलेंडर दिया, 10-5 लीटर खत्म हो गया। डॉक्टर आ रहा है झूठी, सर डॉक्टर आ रहा है झूठी रिपोर्ट दे रहा है। आप इतना बात करेंगे अच्छी बात है, आप अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर कितने लोगों को देते। बेहतर होता कि दो खिलाने की धमकी देने की बजाय प्रहलाद पटेल उसे भरोसा देते कि इसकी मां बच जाएगी। मगर भरोसा बचा कहां है अब। कोरोना की मार ने स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई सामने ला दी है। एमपी में त्राहिमाम मचा है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये भोपाल में सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर की तस्वीर है। यहाँ बोर्ड पर लिख दिया गया है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है और सुविधा के लिए खेद है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार मरीजों का आंकड़ा तो यहाँ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी भी होने लगी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। एम्स के भीतर जब हम गए तो हमने देखा है कि यहाँ पे बाकायदा अंदर बेड ना होने के नोटिस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। कोरोना से प्रभावित लोग यहाँ पहुंच रहे हैं परिजनों को दाखिला करवाने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ से निराश लौटना पड़ रहा है। करीब 2 घंटे तक हम एम्स परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान हमने देखा कि कुछ परिवार ऐसे थे जो यहाँ पे कई घंटों तक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जो मरीज हैं उसे अंदर ले लिया जाए, उसे एक बेड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एमपी में 12,384 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 75 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा हालात भोपाल के खराब हैं। भोपाल में 24 घंटे में 1,729 संक्रमित मिले हैं। स्थिति बेहद भयावह है। लोग अस्पतालों के बाहर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि कैसे आखिर इस संकट से बचें। आदमी बदहवास है और बदहवासी में जब वो नीति नियंताओं से सवाल करता है तो उसे जवाब मिलता है। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी। हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। दमोह से शांतनु भारत के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उत्तर प्रदेश में दावे तो बड़े बड़े थे कि कोरोना से 2-2 हाथ करने की हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो भुगता वो काश कभी ना दोहराया जाए। ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया गया है, बोर्ड टांग दिया गया है, जैसे अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर ली। उल्टा भेज दिया, कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे। ये ऑटो नहीं है, इस देश का मेडिकल सिस्टम है जिसमें इलाज के अभाव में इस शख्स की सांसें उखड़ रही हैं। ये बेबस महिला अपने पति को इसी तरह ऑटो में लेकर अस्पतालों के बाहर भटकती रही। इस महिला के पति को अस्पताल में न तो बेड मिला, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस।
ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो अपने पति को ऑटो में लेकर यह महिला गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के बाहर पहुंची थी। अस्पताल में पति को भर्ती करने की गुहार लगा रही थी, दिखा रही थी कि देखो मेरे पति की सांसें किस कदर टूट रही हैं। लेकिन अस्पताल वालों ने साफ कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ गए, होम थिएटर साई जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष से आए, फिर SKGN के गए, वहाँ भी नहीं हुआ। संजय नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल मेडिकल सिस्टम को अगर आप गाजियाबाद की इस दिल दहला देने वाली तस्वीरों से न समझ पाए हैं तो आइए राजधानी लखनऊ चलते हैं। इन बेटियों के चीखे सुनकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा दहल नहीं जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पिता ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल 20% तक जा पहुंचा है, वेंटिलेटर की तत्काल जरूरत है। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं, मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। अस्पताल ने भी मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। वजह एक बार फिर वही ऑक्सीजन का टोटा। बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन अस्पताल भी बेबस है। ये बेटियां कह रही हैं कि अस्पताल लाने से ज्यादा अच्छा रहता कि वो घर में ही रहती। लखनऊ की एक और बेटी की चीत्कार सुनिए। इस बेटी की ये चीखें आपका दिल दहला देंगी, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक ये चीखें शायद पहुंच ही नहीं पाती। इस बेटी के पिता कोरोना संक्रमित हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है और लखनऊ के इस मेयो अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए, मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, ये तो इस बेटी की गलती नहीं है, तो फिर इसके पिता को यहाँ इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल इस बेटी का ही नहीं है। जितने चेहरे हैं, उतनी कहानियां हैं, उतने दर्द हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत का ये हाल है कि अस्पतालों ने अब मरीजों की भर्ती बंद कर दी है। बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। जिनके घर में कोरोना के मरीज हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। इनके लिए ऑक्सीजन जिंदगी और मौत का सवाल बनी हुई है। मरीज एडमिट है, सांस की प्रॉब्लम है, 1 बजे कल आए हैं, कुछ खाए नहीं पिए, ऐसे बैठे हैं। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के मेडिकल सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज को रेफर कर दिया गया। परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली। स्ट्रेचर पर मरीज और मरीजों के परिजनों के हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर था और यूपी का मेडिकल सिस्टम वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। गाजियाबाद से मयंक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।